नहीं लड़ेंगे मरेंगे, कोई कहता था नहीं जिएंगे तो और लड़ेंगे, ऐसे कुछ डायलॉग रहते थे। तो उसमें से एक फेमस डायलॉग हुआ करता था, वचन जाए पर प्राण ना जाए। ये एक डायलॉग हुआ करता था, वचन जाए पर प्राण ना जाए। ये पुराने फिल्मों का डायलॉग हुआ करता था। फिर मैंने दिया था, देयर आर मेनी वर्ड्स इन द अबव गिवन सेंटेंस। दिया था या नहीं? तो ये सही है। अब ये सही क्यों है? क्योंकि उसमें जो वर्ड्स की बात हो रही है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स की बात हो रही है, कोई वचन की बात नहीं हो रही। और इन वर्ड्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए वो वाला सेंटेंस सही था। इतना याद रखना है। समझ में आया सभी लोगों को? यस, फटाफट फटाफट फटाफट। अब ये होमोनॉम्स की बात आई है, यहां तक होमोफोन्स की बात आई है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। ये वर्ब दिए हैं शायद मैंने आप लोगों को। ले का मतलब होता है, अगर 12th स्टैंडर्ड के ऊपर अगर कोई पोस्ट है तो यस आप दे सकते हो। ग्रेजुएशन में अगर आप थर्ड ईयर को अपियर करती हो तो यस यू कैन। थर्ड ईयर में अपियर नहीं हो तो नहीं। कोई आता है तो एडमिट कर लेना दोनों ने। तो पुरानी फिल्में जरूरी क्यों है वो थोड़ा सा सुन लीजिए। पुरानी फिल्मों में एक ना फेमस डायलॉग हुआ करता था। पहले मैरिज का एक सिस्टम कुछ अलग था। ना लड़की लड़के को देखती थी, ना लड़का लड़की को देखता था। तो ये डिसाइड कौन करता था? माँ बाप डिसाइड करते। और थोड़ा सा और पुराने जमाने जब में जाएंगे तो ना माँ बाप लड़की को देखते थे ना लड़के को देखते थे, पेट पे ही ऐसा लगा देते थे टीका कि हाँ तेरी लड़की मेरे लड़के से बहना शादी करेगी। या फिर भाभी के पेट पे टीका लगा दो, अगर लड़का हुआ तो मेरी लड़की से आपका लड़का शादी करेगा। तो इस तरह के कुछ रिवाज जो है हमारे सोसाइटी में थे। फिर पिक्चरें बनना शुरू हो गई, लिबर्टी वगैरह ये चीजें आनी शुरू हो गई, है ना। तो फिर ये चीजें आते आते चीजें बदलने लगी। तो अगर आप फिल्में देखते हो तो फिल्मों में एक पुराना डायलॉग हुआ करता था। बाप घर पे आता था और सभी को बताता था, खुश खबर है खुश खबर है, मैं अपने बड़ी बच्ची का ब्याह ठाकुर साहब के बड़े लड़के के साथ तय करके आ चुका हूं, है ना। फिर लड़की सुनती थी और नाराज होती थी, क्योंकि उसके पहले वो किसी के प्यार में पड़ जाती थी। फिर माँ पूछती थी, बाप पूछता था, बेटा तुम्हें खुशी नहीं हुई, क्या हुआ? तो वो बोलती थी, पिताजी मैं उससे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं कुंदन से बहुत प्यार करती हूं। अरे होते थे, सुना है आप लोगों ने। तो फिर बाप जोर से बोलता था, तुम्हारी शादी होगी तो ठाकुर साहब के बड़े लड़के से ही होगी। मैं अपनी जुबान दे चुका हूं और मेरी जुबान पत्थर की लकीर है। असे मोठे मोठे डायलॉग असायचे जुन्या चित्र ऐसे रहते थे ना, डायलॉग से पुराने फिल्मों में ये डायलॉग्स रहते थे। कोई नहीं आ रहा है तो बैठ जाओ अभी। अब ये ना डायलॉग्स जो है, और अगर हिस्टोरिकल मूवीज में जाएंगे तो हिस्टोरिकल मूवीज में और डायलॉग हुआ करते थे। हिस्टोरिकल मूवीज के डायलॉग थोड़े अलग हुआ करते थे। वहां पे युद्ध होता था, युद्ध चलता था। अरे चलता था या नहीं चलता था? तो युद्ध के दौरान कोई वीर जो है पीछे हटता था, कोई कहता था नहीं लड़ेंगे मरेंगे, कोई कहता था नहीं जिएंगे तो और लड़ेंगे, ऐसे कुछ डायलॉग रहते थे। तो उसमें से एक फेमस डायलॉग हुआ करता था, वचन जाए पर प्राण ना जाए। ये एक डायलॉग हुआ करता था, वचन जाए पर प्राण ना जाए। ये पुराने फिल्मों का डायलॉग हुआ करता था। तो पुराने फिल्मों के ये डायलॉग बहुत हुआ करते थे, प्राण ना जाए पर वचन जाए, है ना। क्योंकि जान सबसे मूल्यवान वस्तु है, वो जाएंगी तो फिर बचेगा क्या? वचन के हम क्या भजे तड़ेंगे क्या? अरे भजे तड़ना है क्या? वड़ा पाव बनाना है क्या? किसी को गाड़ा लगाना है क्या? डेक्कन पे यहाँ पे रोड पे नहीं लगाना है ना, नहीं लगाना है। तो प्राण ना जाए और वचन जाने दो यार, गया तो गया ये, नहीं तो दूसरा वचन। वचन की कमी है क्या? नहीं, वचन की कमी नहीं। कमी किसकी है? कमी नहीं, जान एक ही बार होती है, एक बार गई, ये फ्यूज एक बार उड़ गया, फिर कितनी भी कोशिश करो दोबारा नहीं जलता हो। समझ में आया? तो यहाँ पे ये वर्ड्स जो है, यहाँ पे इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने डायलॉग सुनाया है, प्राण ना जाए पर वचन जाए, तो ऐसे ही नहीं सुना रहा हूं, इससे रिलेटेड है। तो वो क्या कहता है?
तुम्हारी शादी होगी तो ठाकुर साहब के बड़े लड़के से ही होगी। मैं अपनी जुबान दे चुका हूं। क्या दे चुका हूं? जुबान। तो ये जो जुबान वर्ड है ना, जुबान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉमिस। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रॉमिस कहा जाता है। ठीक है। तो जब मैंने कहा जुबान, तो ये वर्ड जो है ना, इसको याद रखो, ये वर्ड होमोनम है। क्या है ये? होमोनम का मतलब क्या होता है? द वर्ड्स which have सेम स्पेलिंग। कैसा स्पेलिंग? एंड सेम प्रोनाउंसिएशन। बट डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोनम्स। समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। तो यहां पे इसका और इसका स्पेलिंग कैसा है? सेम है, पर इसके मीनिंग बहुत अलग है। पहला जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं मैं। पहला जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स a combination of letters which has meaning। ठीक है। तो इसे मराठी में हम कहते हैं शब्द। और दूसरा वर्ड जो है, इसका मतलब होता है प्रॉमिस, और इसका मतलब हिंदी में होता है, हिंदी मराठी में वचन। हिंदी में या मराठी में प्रॉमिस को और एक शब्द है, और वो है शब्द। प्रॉमिस को, वचन को मराठी में एक और शब्द है, और दैट इज शब्द। समझ में आया आप लोगों को? तो जब वर्ड एज अ प्रॉमिस आता है, क्या आता है? वर्ड एज अ प्रॉमिस आता है, तो ये बन जाता है अनकाउंटेबल नाउन। कैसा नाउन? याद रखना है सभी लोगों ने। तो ये बन गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन। और वर्ड जब एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच हैव सम मीनिंग, इस मतलब से आता है, तो ये होता है काउंटेबल नाउन। कैसे होता है? तो ये काउंटेबल नाउन है, और नीचे वाला अनकाउंटेबल नाउन है। अब कल के जो सेंटेंसेस मैंने वर्ड्स वाले दिए थे या वर्ड वाले दिए थे, जरा उनको निकालो। निकाला क्या सेंटेंसेस को? क्या है पहला सेंटेंस? कटप्पा यू मस्ट बी ट्रू टू योर वर्ड्स और एल्स यू विल बी पनिश्ड। मतलब क्या है? कटप्पा, तुमने जो वचन दिया था वो निभाना चाहिए, अदरवाइज तुम्हें क्या होगी? तो यहां पे वर्ड का जो यूज है वो किस मतलब से किया गया है? तो प्रॉमिस इस अर्थ से अगर वर्ड आएगा तो वो कैसे होता है? अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो उसको यस लगना चाहिए क्या? नहीं लगना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन को हम यस यस नहीं लगाते, पर वहां पे लगाया है, इसलिए वह गलत है, कटप्पा वाला। फिर मैंने दिया था देयर आर मेनी वर्ड्स इन द अबव गिवन सेंटेंस। दिया था या नहीं? तो ये सही है। अब ये सही क्यों है? क्योंकि उसमें जो वर्ड्स की बात हो रही है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स की बात हो रही है, कोई वचन की बात नहीं हो रही, और इन वर्ड्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए वो वाला सेंटेंस सही था। इतना याद रखना है। समझ में आया सभी लोगों को? यहां पे और एग्जाम्पल देता हूं। मैंने कहा ही एडवाइजेस मी टू वर्क हार्ड। दूसरा है
he advises me to work hard. फिर है she offered him many advices. She offered him many advices. इनमें से कौन सा सेंटेंस गलत है, कौन सा सही है? एसएससी में ये फेवरेट है सारे। हाँ, तो यहां पे एक याद रखना है, ये एडवाइस जो है ये होमोफोन है। क्या है ये? होमोफोन्स का मतलब क्या होता है? द वर्ड्स which have different spelling but unlike pronunciation, different spelling and different meaning, but unlike pronunciation are called homophones. लिख लीजिए इसे। वहां पे सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट मीनिंग। यहां पे डिफरेंट स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग, ओनली प्रोनाउंसिएशन सेम है। आज से अपना जो चैनल है इंग्लिश विद संगपाल सर, उसके ऊपर वीडियोस पढ़ने वाली है अलग अलग एग्जाम की। मेक श्योर सभी लोग वो वीडियोस देखे, काम में आएगी। अल्टीमेट एम क्या है आपका? नौकरी मिलना अच्छे। अरे है या नहीं है? 75,000 पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट आएगी दिवाली के आसपास, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की सरल सेवा जिसे कहते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अभी भी एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर से होंगे, मैं पीवाईक्यू लूंगा, तो आपको वहां पे वो बने रहना है। जब मैं लूंगा तो आई ट्राई टू कंडक्ट अ लाइव लेक्चर लूंगा। वो देखना, इसलिए आपको कम से कम इतना तो समझ में आएगा सर जो पढ़ा रहे क्या उधर भी वो होता है। आपको बस मराठी ग्रामर ये एक्स्ट्रा करना है, बाकी तो कुछ करना नहीं है। ठीक है? अगर 12th स्टैंडर्ड के ऊपर अगर कोई पोस्ट है तो यस आप दे सकते हो। ग्रेजुएशन में अगर आप थर्ड ईयर को अपियर करती हो तो यस यू कैन। थर्ड ईयर में अपियर नहीं हो तो नहीं। कौन सी? सरल सेवा ना? हाँ, उसमें 12th पे भी कुछ पोस्ट होंगी, तो 12th पे होंगी, उसको आप अपियर कर सकते हो। ग्रेजुएशन वाली नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप थर्ड ईयर में अपियर नहीं करती आप नहीं दे सकती। अगले साल दे सकोगी आप सारी एग्जाम्स। वैसे भी सीएचएसएल है ना आपके लिए? सीएचएसएल है, टारगेटेड एमटीएस है, नहीं पता? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वन? तो यहां पे चीजों को समझना है। क्या समझना है? यहां पे ये जो एडवाइस है, एवरीबॉडी, ये जो एडवाइस लिखा है ये नाउन है। क्या है ये? इसका मतलब होता है सलाह, और मराठी में कहते हैं सल्ला। और जब मैं एडवाइस का सी निकाल देता हूं और उसकी जगह यस लगा देता हूं तो ये बन जाता है मेरा वर्ब, और इसका मतलब होता है सलाह देना। मतलब मराठी में सल्ला
मराठीत काय म्हणतात त्याला? सल्ला देणे. गेटिंग इट? डन डन डन. वैसे ही प्रैक्टिस का है, किसका है? ये 100% आने वाले वर्ड्स है जो मैं लिख रहा हूं यहां पे, इतना याद रखना है. प्रैक्टिस, प्रैक्टिस. ये वाला प्रैक्टिस जो है ये नाउन है और ये वाला क्या है? वर्ब. इसका मतलब होता है सराव करना. प्रैक्टिस को हिंदी में सराव ही कहते हैं ना, और कुछ है? शुद्ध हिंदी में सराव ही कहते हैं या कोई और है? नहीं सर, मराठीत सराव करणे. नहीं, सराव करना नहीं, पहला सी है ना, तो इसको सिर्फ सराव कहेंगे. और नीचे वाला यसी है तो इसका मतलब होता है सराव करना किंवा सराव करणे. लिख लीजिए फटाफट फटाफट. तो ये डिफरेंसेस होते हैं शब्दों में और हमें ये पता होना जरूरी होता है. दूसरा है लाई. डू यू नो व्हाट इज मीन बाय लाई? अरे लाई का मतलब क्या होता है? क्या होता है? झूठ बोलना. तो इसका इसका मतलब होता है झूठ बोलना. और इसका मतलब क्या होता है? लेटना. वेरी गुड, बताया आप लोगों को. फैंटास्टिक. इसके 3 फॉर्म क्या है लाई के? लाई, लाइड, लाइड, लाई लाई लाई, ला 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 लाई 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 ला 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 लाई. येस सर, तुम्ही आवाज एकदा दणदणीत डायलॉग होऊन जाऊ दे तुमच्या आवाजात. नक्कीच सर, शेवटी शेवटी एक डायलॉग घेतो मी. तो इसके फॉर्म पता होना जरूरी है. लाइड, लाइड, ठीक है, लाइंग, लाइज. इसके जो फॉर्म्स है वो है ले, लेन. ये भी पता होना जरूरी है. और एक वर्ब होता है जो है ले. इसका मतलब क्या होता है ले? यस, फटाफट फटाफट फटाफट. अब ये होमोनॉम्स की बात आई है, यहां तक होमोफोन्स की बात आई है तो थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं. ये वर्ब दिए है शायद मैंने आप लोगों को. ले का मतलब होता है, तो ले का मतलब होता है अंथुरने. या फिर जब मुर्गी अंडा देती है तो उस अंडा देने को भी हम क्या कहते हैं? ले. समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है? इसका मतलब होता है अंथुरणे. अंथुरणे असंच का रे? अंथरणे असते की अंथुरणे असते? अंथरणे. या फिर यार मुर्गी के अंडे देने को ऐसे कई, वो इसका मतलब अंथुरणे होता है. या फिर हेन लेस एग्स, ये इस मतलब से भी आता है. और इसका सेकेंड फॉर्म क्या है? लेड. थर्ड फॉर्म लेड. ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आपके बहुत, जिनको हम क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं. Come to the topic, guys. I hope you understood whatever I have explained you so far. Now let us move on and try to understand. ये कुछ चीजें थी जो इंपॉर्टेंट थी अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में. और ये जो भी वर्ड्स मैंने लिखे, मैंने कहा है ये शॉर्ट वाले वर्ड्स होते हैं. किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिलेंगे, मतलब मिलेंगे. एक इस साल का जो होगा एसएससी सीजीएल में मिल सकते हैं, सीएचएसएल में मिल सकते हैं, या फिर एमटीएस में मिलेंगे. कहीं ना कहीं तो आपको ये मिलेंगे, मतलब मिलेंगे. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. अब मैंने कहा कि अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं और उसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है. अब आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. तो अगर कभी कभार ऐसी जरूरत आई कि हमें अनकाउंटेबल नाउन्स की प्लूरलिटी दर्शानी है तो क्या हम ये दर्शा पाएंगे? तो हाँ, अगर अनकाउंटेबल नाउन की आपको कभी सिंगुलरिटी या प्लूरलिटी दर्शानी है तो आप दर्शा सकते हैं. उसके लिए कुछ एक्सप्रेशन है इंग्लिश में जो आपको पता होना जरूरी है.
तो यहां पे हम वो लिखेंगे द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस the following expressions can be used the following expressions can be used before the following expressions can be used before uncountable nouns to denote their singularity or plurality, to denote their singularity और प्लूरलिटी। ऑनलाइन वाले वंस यू आर डन लेट मी नो सभी लोग। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब कुछ ऐसे एक्सप्रेशन जो नाउन की सिंगुलरिटी दर्शा सकते हैं। क्या दर्शा सकते हैं? सिंगुलरिटी। उसमें कौन से एक्सप्रेशन आएंगे? और कुछ ऐसे वर्ड्स जो नाउन की क्या दर्शाएंगे? प्लूरलिटी दर्शाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि अ पीस ऑफ, a word of, an act of, an article of, a loaf of। मेरे इस पे ऐसे किया कि वो ऑटोमेटिकली स्विच होता है, तो वो a loaf of, a blade of, a pinch of, वगैरह वगैरह लिख लो। ऐसे बहुत सारे हैं, इतने ही नहीं, ये बहुत सारे हैं। अब यहां पे हम लिख सकते हैं पीसेस ऑफ, मेनी पीसेस ऑफ, मेनी पीसेस ऑफ, या फिर इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, पीसेस ऑफ, मेनी पीसेस ऑफ, वर्ड्स ऑफ, मेनी वर्ड्स ऑफ, फिर उसके बाद में एक्ट्स ऑफ, मेनी एक्ट्स ऑफ, उसके बाद में आर्टिकल्स ऑफ, मेनी आर्टिकल्स ऑफ, उसके बाद में लोव्स ऑफ, मेनी लोव्स ऑफ, उसके बाद में ब्लेड्स ऑफ, मेनी ब्लेड्स ऑफ, pinches of, many pinches of, etc. Once you are done let me know। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसे। मान लीजिए कि मैंने ऐसे कहा, she gave me a piece of information
piece of information about जॉन डन। एक बार जॉन डन का स्पेलिंग चेक कर लेना, सही है क्या रे? Many words of advice were offered by him. सही है, डन का स्पेलिंग है, जॉन से स्पेलिंग बरोबर है। हाँ, डन का स्पेलिंग चाहिए, सही है। चलिए, मेनी वर्ड्स ऑफ एडवाइसेस वर ऑफर्ड बाय हिम। अ लोफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड कौन सा नाउन है रे? इज लाइंग ऑन द टेबल, कौन सा नाउन है? काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है ब्रेड? अरे वो मटेरियल है, क्या है वो? मटेरियल है, तो ये काउंटेबल नहीं होता। Bread is uncountable. The piece is countable. You can count the pieces of bread. You can say a piece of bread is lying on the bed, on the table, or a loaf. A loaf मतलब ही उसका एक टुकड़ा, loaf मतलब टुकड़ा। ठीक है, चलो, shall we move on? ये समझ में आया सभी लोगों को? तो अगर ये समझ में आया तो बताओ इनमें से कितने सही है कितने गलत है। इंग्लिश में यू वोंट से और यू कांट से और यू डोंट से गिव मी 2 ब्रेड, जैसे यू कांट से गिव मी 2 व्हीट, जैसे यू कांट से कि गिव मी 3 ऑयल्स, कैन यू से दैट 3 ऑयल्स, 4 फ्लोर, अरे कह सकते हो क्या? 3 मिर्ची पाउडर, कह सकते हो। तो वैसे ही आप 2 ब्रेड्स 3 ब्रेड्स ऐसे नहीं कह सकते इंग्लिश में। हाँ, हिंदी में आपको जो कहना है आप कहो, कोई आपको रोकने वाला नहीं। ठीक है, चलिए, अटेम्प्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर आंसर माइट बी रॉन्ग, योर आंसर माइट बी करेक्ट। मुझे ये देखना है कि हाउ फर्म यू आर अबाउट योर आंसर्स। अरे मैंने कहा है कि इनकी सिंगुलरिटी या तो प्लूरलिटी दर्शानी है, तो इनके पहले मैंने जो एक्सप्रेशंस लिखे हैं वो यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या गलत है अगर ये इंफॉर्मेशन के पहले मैं अ पीस ऑफ यूज करता हूं या एडवाइस के पहले मेनी वर्ड्स ऑफ यूज करता हूं? तो इसमें गलत क्या है? इसमें कोई बदलाव किया है क्या मैंने? इसमें कोई बदलाव किया है क्या? नहीं, तो ये सही है। बात जहां तक ब्रेड की है तो अ लो वर्ब नहीं होता, वो क्या दिया है मैंने? समझ में आया? तो कभी कभार ऐसे भी हो सकता है, इधर ध्यान देना है प्रत्येक सभी लोग। कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ हो और आपको पता है कि आपने ये एक्सप्रेशन पढ़ लिए और आपको ऐसा एक्सप्रेशन देगा तो आपको लगेगा यार ठीक ठाक है, सही है, नो एरर, चलो। पर क्या आपने सही में इसे ठीक से चेक किया था? ये भी देखना है। तो हर एक वर्ड को अच्छे से चेक करना होता है, सही है या गलत है। अदरवाइज हड़बड़ाहट में क्या होता है ना, एसएससी में चीजें हड़बड़ाहट में ही गलत हो जाती है। एसएससी में सबसे ज्यादा गलती होती है ओवर कॉन्फिडेंस वाली। बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। अरे यार ये क्या है, अरे ये हो यही है आंसर, चलो छोड़ो, चीजें चेक ही नहीं करता। उसे लगता है कि उसे पता है, बात खत्म। एसएससी पूरा ग्रामर पे है आपका इंग्लिश का, इतना याद रखना, पूरा रूल ही रूल है उसमें। जिसको रूल अच्छे से समझ में आया एसएससी इंग्लिश, अगर इंग्लिश पार करते हो तो बाकी भी पार कर लो। सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज? तो मैं कहूंगा इंग्लिश। इफ somebody is good at English, that does not mean he can get through the exam, not at all, क्योंकि spoken English is different and your theoretical English is different. Theory works on your rules, theory works on rules, spoken works on your practice,
दैट्स द डिफरेंस। गेटिंग इट अथर्व सर? कोई दिक्कत, कोई डाउट है? नहीं। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक नया रूल लेते हैं। रूल का नाम है कलेक्टिव नाउन वाला रूल देने वाला हूं। कौन सा देने वाला हूं? एक बात याद रखना है कि कलेक्टिव नाउन्स का जनरली सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म कैसे होता है? सेम होता है। ध्यान रखना है, किताबों में ऐसे लिखा हुआ नहीं होगा। तो बोलोगे सर फिर किताबों में लिखा नहीं तो कंफर्म कैसे होगा? कंफर्म करने के लिए मैं हूं, मेरे पास रेफरेंसेस है लिखने की। बोल लिखते वक्त आधी अधूरी चीजें लिखते हैं कुछ किताब में, पर बड़ी रेफरेंस बुक्स होती है, वहां पे डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है, जो कि कभी आप लोग रेफर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ना तो आपको पीएचडी करनी है, ना तो लैंग्वेज का कोई पुरस्कार प्राप्त करना है। हमें एग्जाम इस किनारे से उस किनारे जाना है, पोस्ट लेना है, बात खत्म। और यही है ना हमारा मोटो। इससे ज्यादा कोई मोटो है क्या आपका? इससे ज्यादा मोटो नहीं है ना। तो मैं बात कर रहा था किस चीज की? कलेक्टिव नाउन्स की। तो कलेक्टिव नाउन्स की जो बात मैंने अभी कही है कि जनरली कलेक्टिव नाउन्स का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म कैसे होता है? सेम होता है, सेम। पर कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे हैं कि जिनका सिंगुलर फॉर्म ही एग्जिस्ट नहीं करता। क्या कहा है मैंने? जनरली कलेक्टिव नाउन्स का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म कैसे होता है? सेम होता है जनरली। पर उसके एक्सेप्शंस बहुत है, ये अल्टीमेट चीज नहीं। पर कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे हैं कि जिनका सिंगुलर फॉर्म ही एग्जिस्ट नहीं करता। वो हमेशा प्लूरल होते हैं और उनके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल होता है। तो यहां पे लिख लीजिए सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स do not have singular forms, hence they are always used in plural forms with plural verbs. अब यहां पे थोड़ा सा आगे चलते, इनमें से कौन से नाउन ऐसे हैं? तो कैटल, फिर पीपल, क्लेरजी, जेंट्री, पोल्ट्री, प्रेजेंट्री, फोक, पीपल, एटसेट्रा। राइट इट डाउन। तोंदा लगा? अर्थही पाहिजे का? धर्मोपदेशकांचा धर्मोपदेशकांचा समूह। और किसी को किसका मीनिंग चाहिए? धर्म का उपदेश देने वाले जो लोग होते हैं, उनका जो समूह होता है, उन्हें कहते हैं हम क्लेरजी। धर्म का उपदेश देने वाले जो लोग होते हैं, उनके समूह को क्या कहते हैं हम राधिका जी? क्लेरजी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेरजी। हाँ जी, क्या कहते हैं? वो काउंटेबल नाउन होगा, सिंगुलर जो होता है उसे प्रीचर कहा जाता है। समूहों को, अब मुझे बताओ, गाय को क्या कहा जाता है? उसे हर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समझ में आया आप लोगों को?
एक से ज्यादा है, उसमें भैंस भी है और कुछ है जानवर ऐसे दूध देने वाले, तो उसे क्या कहेंगे? कैटल कहेंगे। क्या कहेंगे? तो समूह का अपना एक अलग नाम होता है। क्या होता है? अलग नाम होता है। समझ में आया? बर्ड को बर्ड कहते हैं, तो उसके समूह को बर्ड्स कहोगे क्या तुम? उसे फ्लॉक कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? फ्लॉक कहा जाता है। तो धर्मोपदेशक अकेला है तो उसे प्रीचर कहते हैं, द वन हु प्रीचेस, राइट। पर उसका समूह है तो उसे क्या कहा जाएगा? क्लेरजी। प्रीस्ट मतलब वही पुजारी जो होता है वो, और उसका ग्रुप जो रहेगा उसे क्या कहेंगे? अगेन क्लेरजी। समझ में आया आप लोगों को? किसी को यहां तक कोई डाउट है? नहीं? किसी और का मीनिंग? उच्च भ्रू लोकांचा समूह। That means a class of elite people. A class of elite people. इस क्लेर्जी को कह सकते हो अ क्लास ऑफ प्रीचर्स और प्रीस्ट्स। अ क्लास ऑफ प्रीचर्स और प्रीस्ट्स, उसे क्या कहा जाता है? क्लेर्जी। जेंट्री अ क्लास ऑफ इलाइट पीपल। अ क्लास ऑफ इलाइट पीपल। पोल्ट्री वो बता है सर। पिजेंट्री अ क्लास ऑफ फार्मर्स। अ क्लास ऑफ फार्मर्स। अ क्लास ऑफ फार्मर्स। फटाफट फटाफट फटाफट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो सवाल मत पूछिए, नहीं है तो पूछिए। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके। मैंने क्या कहा है कि सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स डू नॉट हैव सिंगुलर फॉर्म, हेंस दे आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म्स विथ प्लूरल वर्ब्स। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस from the given options. From the given options. पहला, cattle were grazing in the field. Cattle was grazing in the field. Next one, cattle were grazing in the field. And the last one, cattle was grazing in the field. हाँ बोला। ओके, तो कैटल्स, सॉरी वो कैटल्स लिखना था मुझे, कैटल हो गया। तो अभी आप लोगों को बताना है इनमें से कितने सही है और कितने गलत है। तो कैटल प्लूरल है, इसके साथ आने वाला वर्ब भी कैसा चाहिए? तो यहाँ पे कैसे है? सिंगुलर गलत है, तो इसीलिए ये गलत है। यहाँ पे कैटल को यस यस लगता है क्या? नहीं लगता है, तो इसीलिए ये गलत है। यहाँ पे भी कैटल को क्या लगा है? यस, इसके साथ सिंगुलर वर्ब, या तो दो चीजें गलत है, तो बचा क्या? सिंपल है? अरे डिफिकल्ट है या सिंपल है? कुछ और दे दूं एग्जांपल्स?
एग्जाम्पल्स नहीं चाहिए? ज्याचं उत्तर नाही आलं त्याला आता बुक्का भेटन एक पाठीवर चांगला दणका असा जोराचा देणार आहो मी. आणि अशी लहानपणी ना मला लय जोराचा हाणायचं असलं तर असं हाणायचो मी, अशी बुक्की करून. असंच बुक्की हाणतो मी पाठीवर. आता उत्तर नाही आलं तर न अशी असं अशी चांगली ताकद येते ना. आम्हाला लहानपणी वाटायचं असं मारलं की ताकद येते. नहीं नहीं मुझे पता है कि इस मुट्ठी में बहुत ताकत होती है, इसमें यहाँ पे लगने के बहुत चांसेस होते हैं, इंजर्ड होने के चांसेस होते हैं, पर बचपन में वो कुछ समझ में नहीं आता था. बचपन में इसको बहुत मारना है, अभी उंगली को ऐसे पकड़ के ऐसे मारते थे हम. तो इसमें ताकत नहीं रहती थी, इसमें ना वो पावर नहीं आती है जो इस पंच में आती है. क्वेश्चन इज द peasantry of this town, has decided that they won't sell their products or their crops to the middleman. मिडलमैन का मतलब क्या होता है? सभी लोग फटाफट फटाफट. द peasantry of this town, हाँ जी, the peasantry of this part A, town has decided, part B, they won't sell their crops, part C होना चाहिए ना ये, पार्ट सी, ये पार्ट टी. और ये हो गया बैंकिंग के तरह का सवाल. और यहाँ पे है नो एरर, इसे कहा जाएगा पार्ट ई. सवाल ये है फाइंड आउट द पार्ट ऑफ सेंटेंस और फाइंड आउट दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर. इफ देयर इज नो एरर in the given sentence, select option E, that is no error, as your answer. ठीक है, right guys? मैंने ऐसे दिया है, सही बात है सारे लोग बिल्कुल. ये याद रखना है, यहाँ पे peasantry जो है कैसा है? ये प्लूरल है. कैसा है? तो इसके साथ वर्ब कैसा चाहिए? तो ये कैसे आया है? तो गलत है ना, पार्ट बी आंसर आना चाहिए. सिंपल सी बात है. V2, V3, V4 का कोई फॉर्म होता है सिंगुलर प्लूरल? नहीं. V2 में सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वाज और वेयर, जिसमें वाज सिंगुलर है, वेयर प्लूरल है. इसके अलावा दुनिया का कोई भी वर्ब जब सेकंड फॉर्म में होता है या थर्ड फॉर्म में होता है या फोर्थ फॉर्म में होता है, वो हमेशा कॉमन वर्ब होता है. उसका ना तो सिंगुलर फॉर्म होता है ना तो प्लूरल. वो किसी के साथ भी चला जा सकता है. समझ में आया? वाज वेयर छोड़ के दुनिया का कोई भी सेकंड फॉर्म हो किसी के साथ भी चला जाएगा. V3 और V4 उसमें तो दिक्कत ही नहीं है, वो 100%, वहां पे एक्सेप्शन ही नहीं है, किसी के साथ भी चले जा सकते हैं. समझ में आया? चलिए, ये एक बात रखना है कि हैड किसी के भी साथ जा सकता है, उसका ना कोई सिंगुलर फॉर्म होता है ना प्लूरल फॉर्म होता है. दुनिया का कोई भी सेकंड, थर्ड या फोर्थ फॉर्म हो, वो किसी भी वर्ब के साथ जा सकता है, आई एम सॉरी, किसी भी सब्जेक्ट के साथ जा सकता है, क्योंकि उसका कोई सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. V2 में एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज वाज एंड वेयर. बाकी दुनिया में किसी भी किताब को उठाओ, तुम दुनिया की किसी भी किताब को उठाओ, एक्सेप्शन नहीं मिलेगा इसके अलावा. ठीक है, अब इतना अंतिम तो किसी भी किताब में आपको पढ़ने को भी नहीं मिलेगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू टुमारो. चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर.